तो देखिए, कोंडागांव में बंसल न्यूज का बेहद खास कार्यक्रम बदल गया कोंडागांव शुरू हो चुका है, जिसमें तमाम तैयारियां भी की गई है। चलिए आपको सीधे वहां लेके चलते हैं। श्रम विभाग भी उनके पास है, उद्योग मंत्री भी वो हैं, महापौर भी रह चुके हैं, इस बार विधायक हैं। बहुत स्वागत करता हूं मैं उनका। महेश कश्यप जी के स्वागत के लिए रजत बाजपेयी जी को मैं मंच पर बुलाऊंगा। बस्तर ब्यूरो है हमारे रजत बाजपेयी जी। महेश कश्यप सांसद हैं बस्तर के, और जिस तरह से रेल वाली आवाज उठाई थी आपने, शायद वहां आवाज सुन ली गई, बीजापुर तक रेल आ रही है। लता उसेंडी मैम हैं, विधायक हैं कोंडागांव से, बहुत स्वागत करता हूँ। घनश्याम जी को बुलाऊंगा मैं, घनश्याम शर्मा जी को, उनके स्वागत के लिए। श्रवण आप आ जाइए। श्रवण लता उसेंडी जी का स्वागत करेंगे। लता उसेंडी जी पूर्व महिला बाल विकास मंत्री रह चुकी हैं। इनके सानिध्य में ओडिशा में जब सरकार नहीं बनती थी बीजेपी की, इस बार सरकार बनी। बहुत तालियों के साथ स्वागत करेंगे। नीलकंठ टेकाम जी के स्वागत के लिए मैं नावेद को बुलाना चाहूंगा। नावेद, नीलकंठ टेकाम जी विधायक हैं यहाँ के केशकाल से, कोंडागांव जिले में ही आता है केशकाल। पूर्व आईएएस अधिकारी रह चुके हैं, कोंडागांव कलेक्टर भी रह चुके हैं आप। ऑडिटोरियम भी उन्हीं ने बनवाया है जिस ऑडिटोरियम में हम बैठे हुए हैं। इसके बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए मैं मंच शरद दीदी जी को सौंपता हूं। जय जोहार। आज हमारे साथ मंच पर जो राजनीतिक मेहमान हैं, सबके साथ कुछ ना कुछ खास बात जुड़ी है। देवांगन जी के लिए कहा जाता है कि कितना भी बड़ा व्यक्ति इनके सामने उतार दो, ये उसको हरा देते हैं। ठीक कह रहा हूं सर जी? लता दीदी हमारे बीच में हैं, जो शुभंकर हैं। शुभंकर आप समझते हैं? शुभंकर मतलब शुभ, जो शुभ होता है बहुत। आप उसको सामने ले आइए। जैसे उड़ीसा में इतने अरसे के बाद इन्होंने सरकार बनाई, और कश्यप जी की बात करें तो बस्तर का सूखा इन्होंने तोड़ा, और बहुत ही फायर ब्रांड लीडर रहे हैं। बजरंग दल की बात करूं, विश्व हिंदू परिषद की बात करूं, बहुत मुखर और रेल आंदोलन के प्रणेता हैं। ठीक है कश्यप साहब जी? नीलकंठ जी हैं, बड़वानी में जब एसडीएम थे, अविभाजित मध्य प्रदेश, तभी इनका मन राजनीति की राहों की तरफ चलने के लिए हो गया था। हजारों की संख्या में लोगों के साथ ये पहुंच गए थे इस्तीफा देने, लेकिन पता नहीं सरकार के मन में क्या था कि कुछ हो तो नहीं जाएगा। तो इनको उस समय कहा कि नहीं नहीं भैया टेकाम साहब, आप आंधी की तरह आ जाओगे, मुसीबत हो जाएगी। तो इनको रोक दिया गया, लेकिन कब तक रोकेंगे? तो ये चारों जो हमारे साथ आज विभूतियां हैं, ये विभूतियां बहुत अलग हैं। और कोंडागांव, आपका कोंडागांव, हमारा कोंडागांव एक बहुत सुंदर जगह है। मैं यहां आता हूं तो मुझे लगता है कि यहाँ के फूल और वनस्पति भी मुझसे कहते हैं कि देखिए हमारा अंदाज अलग है, ये कोंडागांव है। मुस्कुराइए शरद जी, आप कोंडागांव में हैं। तो इतने सुंदर कोंडागांव, बस्तर, और बस्तर के आप सब बहुत ही सहज सरल नागरिक। ईश्वर भी यही कहता है, मैं धर्म गुरुओं के जितने संपर्क में रहा, सबने यही कहा कि ईश्वर यही कहता है कि छल छिद्र कपट मोहि नहीं भावा। जितनी सरलता होती है व्यक्ति के भीतर, वो ईश्वर को उतना प्रिय होता है। इसीलिए आप लोग जितने खुरपेची लोगों को देखेंगे, ऐसा कहा जाता है, मेरा कोई अनुभव तो नहीं है, पता नहीं हमारे माननीय राजनेताओं का हो, कि वहां ईश्वर की राह में वो अटकते हैं। कोंडागांव बदल रहा है। मैं भी आता हूं तो अब जिस कोंडागांव को मैंने 10 साल पहले देखा था, वो कोंडागांव अब बहुत बदल गया है। लेकिन विकास का एक ही मतलब नहीं होता। आज मैंने यहां से ये शर्ट भी खरीदी है सफेद रंग की, कोंडागांव से ही, और बड़ी अच्छी शर्ट मिल गई मुझे। लेकिन बड़े बड़े शोरूम, बड़े बड़े मोबाइल की चमकती दुकानें, बड़े बड़े शादी के हॉल, ये विकास नहीं है। विकास का एक छोटा सा हिस्सा है। विकास का मतलब क्या है कि एक तो उस शहर, उस कस्बे की जो मूल बात है, वो वैसी की वैसी रहे, उसकी सरलता, वहां की तमाम चीजें, और उसके साथ हर हाथ को काम हो, हर चेहरे पे खुशहाली हो। तो कोंडागांव के ऐसे ही विकास को लेकर हम बात करेंगे। माइक्रोफोन आपके सामने है सर।
दिवंगत साहब जी, आप रखिए, फिर हम शेयर करते रहेंगे। नीलकंठ जी को आप इजाजत दें तो शुरू करें बातचीत के सिलसिले को। इजाजत है जी, चलिए। वाह, तो दिवंगत साहब, सबसे पहले आपसे ही शुरू करते हैं। आपकी सरलता को मैं देखता हूं तो कैबिनेट मंत्री और एक ऐसे व्यक्ति को आपने परास्त किया है जिनके लिए कहा जाता, हालांकि आपको तो कॉन्फिडेंस था कि पहले ही मौका दे दें तो पहले ही हरा सकता हूं मैं, लेकिन मौका आपको कुछ देर से मिला। चलिए, देर आए दुरुस्त आए, आखिर आपने कर दिखाया। कि सर, ये क्या खास बात है? क्या किसी ज्योतिष ने या किसी धर्मगुरु ने कहा था कि जितने बड़े नेता से टकराओगे उतना बढ़िया रिजल्ट आएगा? देखिए, ये सब भगवान की कृपा है, माता रानी की कृपा है। मैं एक मध्यम परिवार से आता हूं और भारतीय जनता पार्टी में जनसंघ के समय से मेरे पिताजी जुड़े हुए थे, और जब भारतीय जनता पार्टी बना उस समय से हम लोग भी छोटे कार्यकर्ता के रूप में बूथ में काम करते थे। फिर मुझे भारतीय जनता पार्टी ने कोरबा नगर निगम में पार्षद के रूप में प्रथम बार नगर निगम बना, तो उस समय भी मेरे साथ बहुत बड़ा व्यक्ति ने चुनाव लड़ा था, माननीय चरणदास जी के साला साहब ने। उनके साथ भी मेरा जीत हासिल हुआ। उसके बाद बहुत बड़ा एक शराब का ठेकेदार, महापौर का टिकट मिला उस समय, बहुत बड़ा आदमी था वो, उनके साथ चुनाव लड़ा, उसमें भी भगवान की कृपा मिली। फिर मुझे कटघोरा विधानसभा से सीट बदलकर भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ाया। वहाँ पर माननीय बोधराम कंवर जी 7 बार से लगातार विधायक थे, वो मेरे से पराजित हुए। वहाँ की जनता के आशीर्वाद मिला। फिर अभी फिर से मुझे कोरबा विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी बनाया और वहाँ माननीय जय सिंह अग्रवाल जी के साथ में चुनाव लड़ा। अब उनके साथ में बहुत ही बड़ा पैसा वाला है और हम लोगों ने नारा दिया, जन बल और धन बल, और जनता ने जन बल का भरपूर सहयोग किया और भारी मतों के साथ में हम लोगों ने 27,000 मतों से जनता ने आशीर्वाद दिया और विजय हासिल हुआ। तो जब भी मैं चुनाव लड़ा हूँ, कोई ना कोई बड़ा व्यक्ति से लड़ा हूँ और भगवान की कृपा मिला, जनता के आशीर्वाद मिला, इस कारण से विजय हुआ। और मेरा सतत रूप से जनता के बीच में रहना, उनके दुख सुख में जाना, कभी भी मैं नहीं सोचा कि मैं आज कोरबा नगर निगम का महापौर हूँ तो मेरे से व्यक्ति टाइम में आके मिलेगा। मैं दिन भर रहता हूँ तो दिन भर मिलता हूँ। आज भी मंत्री हूँ, मेरे पास मेरे निवास में जाते हैं। मैं कोरबा में रहता हूँ तो सरकारी आवास में नहीं रहता, क्योंकि अब रायपुर में तो सरकारी आवास में रहना ही पड़ेगा, क्योंकि वहाँ हमारे पास आवास नहीं है। बाकी कोरबा में अपने खुद का निवास में रहता हूँ और किसी भी तरह से कोई न मेरे सुरक्षा गार्ड किसी पब्लिक को रोकता, सीधा मेरे आंगन में जाते हैं और सीधा मेरे से बातचीत कर सकते हैं। अब इस तरह से हमेशा दुख सुख में उनका आना जाना, जनता से सीधा मिलना जुलना मेरा शुरू से आदत है और मैं चाहता हूँ कि आने वाले समय पर भी जनता से मैं सीधा मुलाकात कर सकूं। आज भी मैं कोंडा गांव में प्रभारी मंत्री के रूप में आया। अभी गेस्ट हाउस में जो लोग भी आए उनको ये नहीं लगा होगा कि मैं किसी मंत्री से मिल रहा हूँ। मैं सबसे सामान्य व्यवहार के रूप में तालियों से मिला स्वागत कीजिए। और मेरा हर समय रहता है कि मैं आम नागरिकों से बिना हिचक के वो मेरे से मिल सकें, बातचीत कर सकें। सरकारी आवास में भी रायपुर में रहता हूँ तो मेरे पास मेरे गेट में जो पुलिस वाले रहते हैं उनको मैं बोल कर रखा हूँ कि अंदर आने के लिए किसी को मत रोकना, सब लोग डायरेक्ट आके मिलकर बातचीत कर सकें। और निश्चित तौर पर जनता के बीच में ही रहना हमारा पहले पसंद रहता है और लोगों से बातचीत करके उनके समस्याओं का निराकरण कैसे हो सके। ये नहीं कहते कि हम 100 लोग हमारे पास आते हैं तो 100 का 100 काम हो जाता है। बाकी प्रेम से बातचीत हो जाना और जिसमें काम आता है तो कम से कम 100 का नहीं तो 70% लोगों का काम तो कुछ न कुछ आगे बढ़ता है। ऐसा हमारा प्रयास रहता है। वाह साहब, कमाल है।
कुछ चीजें जो इन्होंने नहीं बताई, वाकई जो भी यहाँ विवाहित लोग हैं, मैं भी विवाहित हूं, तो साले के महत्व को हम सब जानते हैं। महंत जी के साथ सहानुभूति है मेरी, क्योंकि उन्होंने खुद इनके घर आकर ये बात कही थी कि भैया बहुत कोशिश की है लेकिन हो नहीं पाया, जीत तो आप ही रहे हो। हमारे साले साहब जो है, जीजा जी की तमाम कोशिशों के बावजूद विजय की मंजिल तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। हाँ, जी। उन्होंने मेरे घर आए थे और उस समय तत्कालीन मध्य प्रदेश में वो गृह मंत्री हुआ करते थे, और आके जैसे उनका पुराना आदत है, मेरे आंगन में आए, गुड़ाखू घिसे और मेरे को अंदर में बोले कि लखन, लड़ाई झगड़ा मत करना, चुनाव तो आप जीत रहे हो, काहे को ज़्यादा। तो मैं बोला भाई साहब, मैं तो एक गरीब व्यक्ति हूँ, साधारण व्यक्ति हूँ, और आपके साला साहब बहुत बड़े व्यक्ति हैं, मैं क्या लड़ाई झगड़ा उनसे कर सकता हूँ। और उन्होंने कहा कि शांति से चुनाव लड़ो, आप आराम के साथ जीत रहे हो। पार्षद कम बात था जी। बहुत बधाई आपको। और गुड़ाखू की दोस्ती जो लोग सेवन करते हैं, ठीक है, उसको लेकर कैसे क्या है, अच्छा है बुरा है, ये तो सब जानते ही हैं, लेकिन उसमें आदमी सच ही बोलता है। और वही बात इनके घर आकर उन्होंने कही। लता जी, मैं आपकी तरफ आता हूं। बहुत संघर्ष की यात्रा रही, एक छोटे से परिवार से, यहाँ कई बिटिया लोग बैठी हैं, वो जरूर आपकी सफलता की कहानी को सुनना चाहेंगी कि कैसे एक लड़की जब सपने देखती है और आगे बढ़ने की कोशिश करती है, तो इस पुरुष प्रधान समाज में कितनी चुनौतियां उसके सामने आती। जी, मैं ऑन कर जी। और इन चुनौतियों के बीच में सबसे पहले तो घर से ही ये बात कही जाती है कि अरे कहाँ तुम जा रही हो राजनीति की राहों में, बड़ी मुश्किल है, फिर तमाम चीजें। और आज वो लड़की जो पूर्व कैबिनेट मंत्री है, और फिर कौन जानता है कब वो फिर मंत्री हो जाए, और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है बीजेपी की, उड़ीसा की सह प्रभारी है, और अभी अनंत संभावनाएं भविष्य के लिए हैं, छत्तीसगढ़ के लिए भी, केंद्र के लिए भी। छोटा सा इन बच्चों के लिए, इन प्यारी प्यारी बिटियाओं के लिए अपनी संघर्ष की कहानी बताकर इनको भी बताइए कि जीवन में संघर्ष आएगा, मन टूटेगा, लेकिन ताकत से आगे बढ़ो। निश्चित तौर पे शरद जी, देखिए वैसे मैं तो खुशकिस्मत रही कि मुझे परिवार में हमेशा सपोर्ट मिला, और मैं जो भी करना चाहिए उसके लिए भरपूर सहयोग परिवार का मिला, कोंडागांव के नगर का मिला, पार्टी के हमारे समस्त वरिष्ठ जनों का मिला। मेरे पिताजी थे स्वर्गीय मंगल राम उसेंडी जी, अभी हम सबके बीच में नहीं है, लेकिन जब हम लोग छोटे थे तो दूरस्थ अंचल में, जैसे बेचा जैसे छोटे से गांव में रहते थे हम लोग, छोटे डोंगर में रहे, धौड़ाई में रहे, ओरछा में रहे, ऐसे दूर अंचलों में रहे। और बाबूजी भी हमारे जो रहे, वो हमारा जो पैतृक ग्राम है इड़को, नारायणपुर से 20 किलोमीटर अंदर पड़ता है, वहाँ से वो अकेले व्यक्ति थे जो पढ़कर उस समय बाहर निकले थे। तो वो फॉरेस्ट के एक अफसर के संपर्क में आए, और उसके बाद उनका जीवन शुरू हुआ। तो उनका आशीर्वाद हम लोगों के साथ रहा, और उन्होंने उस समय, आप सोच नहीं सकते थे कि क्रिकेट के बारे में, तो हम सब भाई बहनों को वो मैदान पे लेके जाते थे और क्रिकेट खिलवाते थे। और मैं उस समय एक अकेली लड़की सारे लड़कों के साथ मैच खेला करती थी। तो ये एक बाबूजी का मेरा बहुत बड़ा उनका एक विजन था, सोच था, जिसकी वजह से निश्चित तौर पे आज मैं जहाँ पे हूँ उनका आशीर्वाद है। हमारी माँ वो भी आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनका भी एक बाबूजी का जो विजन था, उनके साथ उन्होंने हम सबको उस तरीके से परवरिश किया। और मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि मैं तीसरी क्लास तक स्कूल ही नहीं गई, क्योंकि जहाँ हम गांव में रहते थे वहाँ पे स्कूल ही नहीं था। तो सीधे मुझे पहली बार भर्ती करवाया गया चौथी क्लास पे। जब बाबूजी हमारे फॉरेस्ट में थे तो ट्रांसफ़र होता रहता था, तो उस ट्रांसफ़र के दरमियान, और बाद में फिर 89 में उन्होंने कंपलसरी रिटायरमेंट लिया और 90 पे चुनाव लड़के विधायक बने, 2.5 साल विधायक रहे। और कोंडागांव की जो सीट है, इसमें पहली बार भारतीय जनता पार्टी का परचम किसी ने लहराया तो हमारे बाबूजी स्वर्गीय मंगल राम उसेंडी जी ने लहराया, पे कभी नहीं था। फिर उसके बाद धीरे से मैं पढ़ाई के साथ बाद फिर
मुझे ये था कि कुछ काम करना है और ऐसा काम करो जिसमें हम 8-10 लोगों को काम दे सकें। इस तरह का एक सोच ऑटोमेटिकली आता चला गया। और मुझे राजनीति में बहुत इंटरेस्ट नहीं था। घर में राजनीतिक माहौल था, लेकिन मुझे व्यक्तिगत अगर मैं कहूँ तो मुझे इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन घर का जो वातावरण था और संगठन के लोग हमारे बराबर आते रहते थे, गांव के लोग भी सतत संपर्क में बाबूजी के रहते थे, तो उनके जो आवेदन होते थे बाबूजी हम लोग से बैठ के लिखवाते थे कि इनका फलाना काम है, कलेक्टर के लिए लिखो, एसपी के लिए लिखो, ये वन अधिकार पट्टा है इसका पूरा आवेदन लिखो। तो वन अधिकार पट्टे की भी बारी आई आवेदन बनाने की, तो हमें बोरा बोरा भर के जो है आवेदन लिखना पड़ता था। तो हम कभी कभी इरिटेट होते थे कि हमारे से सुबह से यही काम कराते तो इस तरीके से हुआ। फिर लोग मुझे संगठन में मैंने काम करना शुरू किया और 2000 में पार्षद का चुनाव मैं लड़ी। जहां हम रहते हैं वहीं सामने एक वार्ड है, उस पे मुझे पार्टी के लोगों ने ही आकर कहा कि इसको ही लड़ा देते हैं और लड़ा। उसके बाद सतत मैंने पॉलिटिक्स में पहले तो संगठन का काम शुरू किया, फिर पॉलिटिक्स में आई और धीरे धीरे करके मैंने अपने काम को बढ़ाया। और उस समय बाबूजी के साथ और हमारे सारे सहयोगी जनों के साथ और मैं भी खुद घूम के जो है एक एक गांव पे दौरा करना और वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को तैयार करना, मेंबर बनाना, सदस्य बनाना। क्योंकि 2000 के आसपास की भी परिस्थितियां ऐसी थी कि कई गांवों में हमारे पास भारतीय जनता पार्टी में के सदस्य नहीं होते थे, कठिन काम होता था। तो हम लोगों ने घूमकर वो काम किया और ऐसे करते करते 2003 में जब विधानसभा चुनाव आया तो मुझे आगे कर दिया गया। और बाबूजी ने शहर से कहा कि अब अगर वो काम कर रही है तो मुझे लगता है कि पार्टी के संगठन के सामने बात भी रखा उन्होंने कि उसे लड़ाने के लिए उन्होंने अपना समर्थन दे दिया। तो मैं खुशकिस्मत रही कि मुझे परिवार का भरपूर सहयोग मिला। लेकिन पढ़ाई से लेकर आज तक का जो अप डाउन्स बीच बीच में कभी कभी आते हैं और कई सारी कठिनाइयां भी आती हैं। जब आप किसी पद में आते हो या फिर तो बहुत सारे व्यवहारिक कठिनाइयां आती हैं। उस व्यवहारिक कठिनाइयों में कैसे आपको उसको फेस करके आगे निकलना, ये खुद के ऊपर निर्भर करता है। उतनी आत्मिक शक्ति के साथ उन बहुत सारी चीज़ों को फेस करते हुए निकलना। और मुझे लगता है कि हमारी बहुत सारी बहनें हैं, निश्चित तौर पे सबके सामने एक विषय आता था। मैं यही कहना चाहूँगी, जो भी काम आपके सामने आए, जिस तरह का भी काम आए, वो कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता। उसके प्रति ईमानदारी और इच्छा शक्ति के साथ सिर्फ उस काम को करते जाइए तो निश्चित तौर पे वो काम आपको आगे लेके चले जाएगा। तो उस तरीके से मैंने एक काम शुरू किया और आज और 2003 के बाद लता जी ने अब तक मुड़कर नहीं देखा। और जो बात इन्होंने नहीं कही तो मैं कहने की कोशिश करता हूं कि समस्याएं तो आएंगी, आपकी जिंदगी में भी अब तक आई होंगी, आगे और भी आएंगी। हम में से कोई नहीं है जो ये नहीं कह सकता कि समस्याएं नहीं आएंगी। लेकिन लता जी की जो विनम्र मुस्कान है, आप अगर इसी विनम्रता के साथ खड़े रहते हैं कि मुश्किलें तुम हो तो समाधान भी है, सॉल्यूशन भी है, और आप उसको बहुत बड़ा बोझ मत बनाइए। लता जी आज भी वैसी ही हैं जैसे जब बाबूजी के लिए ये लिखती थी बोरे भर भर के एसपी साहब को, कलेक्टर साहब को, प्रभारी मंत्री को, और उसी समय तय कर दिया था ऊपर बैठे हुए सुपर बॉस ने कि एक दिन तुमको भी यही करना है। अभी तो चिट्ठी लिख रही हो, एक दिन तुम फैसले करोगी इन आवेदनों पर कि क्या कार्रवाई होनी है, क्या इसका हश्र हुआ है। तो देखिए, आप सोचिए जरूर, लेकिन ये भरोसा रखिए जो उन्होंने बहुत अच्छा शब्द कहा, आत्मिक शक्ति। कश्यप जी की तरफ मैं आता हूं। महेश जी, निश्चित तौर पर आपने बहुत एक जुझारू, एक आक्रामक राजनीति की शैली के साथ एक डिवोशन की आपकी राजनीतिक शैली रही है। थोड़ा सा अपने बारे में बताइए और बस्तर के विकास का रोड मैप आपकी निगाह में कैसे और क्या है, और सबसे ज्यादा जरूरत बस्तर को किस चीज की है, इस पर भी थोड़ी रोशनी डालिएगा जी। बदल रहा है कोंडागांव के इस कार्यक्रम में, जैसे कि हमारे बंसल न्यूज के चीफ ने हमारे माननीय मंत्री जी को, लता जी को अभी पूछा,
ठीक उसी प्रकार भी मेरा जीवन तो और साधारण है। मेरा गांव एक छोटा सा गांव, मुश्किल से 60-65 घर है, 60 घर है। ना स्कूल था, और मेरा पिताजी ना कभी मेरे परिवार में कभी नौकरी में रहे, ना राजनीति में रहे, सामान्य किसान परिवार का रहा। और मेरा पढ़ाई भी ज्यादा आगे नहीं हो पाया, घरेलू परिस्थिति के कारण बहुत कम 10वीं तक पढ़ पाया। लेकिन सामाजिक क्षेत्र में काम करने का सौभाग्य मिला 96, 94, 95 के आसपास से, और लगातार मैं सामाजिक क्षेत्र में रहा। और मैं कभी सोचा भी नहीं था कि मैं राजनीति में जाऊंगा या मैं राजनीति क्षेत्र में आगे बढ़ूंगा। लेकिन सामाजिक क्षेत्र में निरंतर काम करता रहा, और जहां तक अभी 2021 तक भी मैं सामाजिक क्षेत्र में ही रहा। लेकिन 2021 के बाद मुझे भारतीय जनता पार्टी जैसा विश्व के सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी में विधिवत सदस्यता लेने का सौभाग्य मिला, और उसके बाद मुझे अनुसूचित जनजाति मोर्चा का एक जिला अध्यक्ष मात्र दायित्व मिला। और लगभग 3 वर्ष लगभग मैं भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जनजाति मोर्चा के जिला अध्यक्ष रूप में काम करता रहा। और इसके पूर्व अगर राजनीतिक क्षेत्र में देखेंगे तो मात्र एक बार मैं सरपंच रहा, और सरपंच भी ऐसा, मैं सामाजिक क्षेत्र काम करते करते गांव जाना पड़ा। और मेरा पंचायत 2 गांव मिला के है। मैं जिस गांव में रहता हूं कुमरावन कलचा, 60-65 घर का गांव, मात्र 250 वोटर्स हैं। और एक तरफ जो कलचा गांव है, जो मेन ग्राम पंचायत है, वो 1100 वोटर्स। उसके बाद भी पहली बार मेरा श्रीमती को सरपंच बनाने के लिए गांव वाले ने बनाया, उसके बाद मुझे एक बार बनने का मौका दिया, ऐसा सिर्फ एक बार सरपंच रहा। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी जैसे विश्व के सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी के द्वारा, केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा, जिले के राज्य नेतृत्व के द्वारा मुझे भारतीय जनता पार्टी का लोकसभा का प्रत्याशी के रूप में बस्तर लोकसभा से प्रत्याशी बनाया। और हमारे प्रतिद्वंदी पार्टी के जो विपक्ष के प्रतिद्वंदी थे, 7 बार के अजय विधायक मंत्री, वो बोलते भी थे चुनाव में कि महेश कश्यप कौन है, क्या है, हम नहीं जानते, कोई नहीं जानता। लेकिन मेरे ऊपर पूरा भरोसा था कि बस भारतीय जनता पार्टी जैसा विश्व के बड़ी राजनीतिक पार्टी के ओर से मुझे इस योग्य समझा है, निश्चित ही कुछ तो कारण होगा। और मुझे पूरा भरोसा था, और मैं चुनाव जैसे पार्टी के आदेश के अनुसार और हमारे देवतुल्य कार्यकर्ता के दम पे चुनाव लड़े। और जो अजय विधायक था, उनके क्षेत्र में लगातार मेरे, क्योंकि इतना बड़ा 8 विधानसभा 6 जिला का लोकसभा क्षेत्र है, और 3 बार लगभग लोकसभा कोंटा क्षेत्र में जाने का सौभाग्य मिला। मैं कुछ प्रश्न उनको खड़ा करता रहा, और मेरे को भी बड़ा आश्चर्य हुआ जब चुनाव परिणाम आया, 55,245 वोट से विजय हुआ। और जो कवासी लखमा, जो अपने आप को अजय बताता था, मेरे को नहीं पहचानने बोलने, उनको पहली बार उनके विधानसभा से लगभग 4,000 वोट से हारना पड़ा। इस प्रकार से बस्तर के लोगों ने मेरे जैसा सामान्य गांव गरीब किसान को बस्तर का लोकसभा का प्रत्याशी के रूप से, बस्तर का सांसद बना के भारत का लोकतंत्र का मंदिर का प्रतिनिधित्व करने का अवसर दिया। रही बात हमारा बस्तर, आज कोंडागांव बदल रहा है, निश्चित ही कोंडागांव बदल रहा है, बस्तर बदल रहा है। बस्तर चारामा धमतरी से लेकर सुकमा कोंटा बीजापुर तक, महाराष्ट्र गढ़चिरोली से लेकर उड़ीसा प्रदेश तक हमारा बस्तर का क्षेत्रफल रहा है। आज भले 7 जिला बना है, केरल राज्य से बड़ा, इजराइल बेल्जियम देश से बड़ा। और 2000 से पहले हम बस्तर के बारे में सुनते थे। हमारे मध्य प्रदेश राजधानी हुआ करता था, भोपाल हमारे मुख्यमंत्री बैठते थे, कोई हमारे IAS IPS बड़े अधिकारी को बस्तर भेजा जाता था। वो लोग बोलते थे कि बस्तर काला नहीं जाना है, काला पानी की सजा की तरह है। लेकिन उस बस्तर को हमारे श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी ने 2000 में छत्तीसगढ़ राज्य को बना के दिया। और उनको मालूम था हमारा सरकार नहीं बनेगा, फिर भी छत्तीसगढ़ बना के दिया। और 3 साल एक विपक्षी पार्टी का नकली आदिवासी यहाँ मुख्यमंत्री बने। लेकिन 2003 से लगातार 15 वर्ष आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह मुख्यमंत्री के नेतृत्व में आज बस्तर बदल गया है, छत्तीसगढ़ बदल रहा है। और हमारे भारतीय जनता पार्टी के 15 वर्ष का शासनकाल और 7 महीना राज्य का देखेंगे, केंद्र की दृष्टि से आप देखेंगे श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी के 6 वर्ष लगभग और आदरणीय मोदी जी के 10 वर्ष, इतने कम समय में आज बस्तर जो बदला हुआ दिख रहा है, चाहे रोड, सड़क, बिजली, पानी और अन्य मूलभूत सुविधाओं का, ये भारतीय जनता पार्टी का देन है। हाँ, निश्चित ही आपने एक प्रश्न आप बोल रहे थे कि रेल विषय में, हम आजादी के 78 वर्ष में प्रवेश कर चुके हैं। और हमारा जो बहला जिला का लोहा जो आज विश्वविख्यात है, जब अंग्रेज जमाने में हैदराबाद को निजाम को बेचा जा रहा था तो हमारे पूर्वजों ने उनको सुरक्षित रखा। लेकिन कांग्रेस के जमाने में 1966 में उसको भारत जापान साथ MOU करके बेचा गया। उसके लिए स्पेशल रेल लाइन बिछाया गया और
कई पहाड़ों को छेद करते हुए और लगातार रेल परिवहन हो रहा है, लेकिन बस्तर के लोगों को मूलभूत सुविधाओं के लिए आज भी रेल लाइन नहीं है। ये बड़ा दुर्भाग्य है। इसीलिए मुझे जब सांसद बन के मैं दिल्ली सांसद का लोकतंत्र का मंदिर जाने का सौभाग्य मिला और पहली बार पहले दिन मेरे को वहां बोलने का अवसर मिला, और मैं हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री के मोदी जी के गारंटी पर पूरा भरोसा था। जैसे दिल्ली राजराल रेल लाइन जगदलपुर के विषय में जहां रावघाट केवटी तक हुआ है, उसको आगे बढ़ाने के विषय में मैं संसद में बोला। हमारी जो रायपुर से दमतरी का जो रेल लाइन है, जो छोटी लाइन हुआ करता था केशकाल तक, जब अंग्रेज जमाने में कोई लकड़ी ये सब लेने के लिए बनाया गया था, उसको बड़ी लाइन के रूप में जगदलपुर तक विस्तार करने का मैं बात रखा। और हमारे जो बैलाडीला बचेली रेल लाइन को बीजापुर बैरमगढ़ होते हुए गढ़चिरौली महाराष्ट्र को जोड़ने का। और मुझे भी आश्चर्य लगा, अभी कुछ दिन पहले 15 अगस्त से पहले 490 किलोमीटर का रेल लाइन का जो डीपीआर के लिए केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दिया। उसके लिए 1225 करोड़ रुपया का डीपीआर और सर्वे के लिए उनको स्वीकृति भी दे दिया। यह हमारे लिए बड़ा गौरव का बात है। और उस क्षेत्र जो आज नक्सल प्रभावित क्षेत्र के रूप में जाना जाता है, वो अगर रेल लाइन बिछ जाएगा तो बस्तर का विकास और आगे बढ़ेगा। और बस्तर बदल रहा है, बस्तर आगे बदलेगा, निश्चित ही बस्तर बदल रहा है। बहुत शुभकामनाएं आपको कि बस्तर बदल रहा है, बस्तर बदलेगा, क्योंकि प्रशासनिक इच्छा शक्ति, सरकार का मजबूत संकल्प, ये सब आपस में मिलकर बस्तर को बदल रहे हैं। टेकाम साहब, आपने अपने प्रिय कोडा गांव के प्रशासनिक मुखिया का दायित्व भी संभाला है, और ये पूरा एरिया कांकेर से लेकर जहां से आप आते हैं, जहां आपकी शिक्षा दीक्षा हुई, और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों को आपने बहुत नजदीक से देखा है। बड़वानी एक ट्राइबल इलाका है मध्य प्रदेश का। कैसे आप देखते हैं, क्योंकि आपके पास जो विजन है वो और खास है, क्योंकि जब एक ब्यूरोक्रेट पॉलिटिक्स में आता है और वो दोनों चीजों को समझता है कि नोटशीट कैसे बनी है, कैसे आई है, कहाँ अटक सकती है, कैसे अप्रूवल होगा, और जब वो विधानसभा में और सदन में, लोकसभा में अपनी बात रखता है, चीजें बड़ी तेजी से दौड़ती हैं। तो हम सबकी बड़ी उम्मीदें हैं आपसे। कोडा गांव के बारे में बताइए थोड़ा सा, अपनी जर्नी के बारे में। कि छत्तीसगढ़ राज्य की जो कल्पना की गई थी, उस कल्पना के पीछे मुख्य जो आधार थे वो ये है कि हम देश के उन राज्यों में से हैं जहां पर प्राकृतिक संसाधन का भरमार पड़ा हुआ है। हमारे पास जंगल है, हमारे पास सरफेस वाटर है, और हमारे पास इतने प्रकार के खनिज हैं। जैसे कि हमारे यहाँ के पूर्व सांसद जी कहा करते थे कि ये जो बस्तर है नीलकंठ, ये रत्न गर्भा है बोलते थे। स्वर्गीय बलिराम कश्यप जी को मैं याद करना चाहूंगा। और इस राज्य के निर्माण के पीछे दूसरा जो सबसे बड़ा कारण था कि हमारे पास मेन पावर बहुत ज्यादा है। लगभग 3 करोड़ लोग हमारे पास हैं, और हम इन तीनों चारों चीजों को एक साथ मिला करके देखें, मेन पावर, माइनिंग, हमारा सरफेस वाटर और हमारे जंगल, इन सब में जो शक्तियां हैं, इन सब में अगर सामंजस्य बैठता है तो निश्चित तौर पर ये जो भूभाग है, जो हजारों साल से ये दंडकारण्य का इलाका रहा है, जहां पर भगवान रामचंद्र जी ने एक बहुत लंबा समय अपने वनवास काल का बिताया। और जैसे कि अभी हमारे सांसद जी बोल रहे थे कि बैलाडीला की पहाड़ी का केवल मतलब यह था कि यहां से लोहा निकाल करके विदेशों को भेजा जाए और उसके लिए रेल बनाया जाए। तो ये इस तरह की कुछ चीजें हैं जो मेरे कॉलेज के जमाने से ही मुझे अंदर के अंदर ये उद्वेलित करता रहा है। और मैं ऐसा मान के चलता हूं कि आज जब यहां पर विष्णु देव की सरकार बनी है और एक रोड मैप तैयार किया गया है, जैसे हमारी सरकार के बारे में 1 मिनट में बताना चाहूंगा कि कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया। जितने भी लिंकेजेस हैं वो सारे लिंकेजेस को कैसे पैक किया जा सकता है ताकि रेवेन्यू हमारा जनरेशन ठीक से हो सके,
इसके अलावा जो हमारी योजनाएं, 2-3 योजनाएं जो बिल्कुल जिसकी कल्पना भी कांग्रेस ने नहीं की थी और आने वाले 25 साल तक के नहीं कर पाएगी। महातारी वंदन योजना, 31 रुपया में धान खरीदने की योजना, पुराना बोनस को देने की योजना, 18 लाख जो आवास की योजना है जिसको उन्होंने बंद कर दिया था उसको बनाने की योजना, ये अभी तक उस चेकलिस्ट से वो उबर नहीं पाई है कांग्रेस। उनको ऐसा लगता है कि हमने कैसे नहीं सोचा ये सारा चीज, जबकि उनको भी एक लंबे समय तक यहाँ पर सरकार में रहने के लिए मौका मिला था। तो निश्चित तौर पर हम छत्तीसगढ़ के निर्माण, उसके विकास और छत्तीसगढ़ में रहने वाले लोगों की जो जिम्मेदारी है, उनकी जो आकांक्षाएं हैं, मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं। हमारे छत्तीसगढ़िया लोग जो है ना बोलते नहीं है, लेकिन उनके दिमाग के अंदर जो तनाव रहता है, दिमाग के अंदर जो स्पीड रहती है, उसको भांपना बड़ा मुश्किल है। और हमारे बहुत सारे हमारे कवि हैं, हमारे साहित्यकार हैं, वो लोग उनका मतलब एक उनका जबान बन करके मंचों पर बोला करते हैं। हमारे बहुत सारे छत्तीसगढ़िया कलाकार हैं, हमारे भाषाओं को लेकर के, संस्कृति को लेकर के, हमारे तीज त्योहारों को लेकर के, उसमें जो लोगों का लगाव है, उसको लेकर के जो विश्वास है, वो गजब का है। ये एथेंस जो है बहुत कम देखने को मिलेगा। क्योंकि आपने बोला पहले से ही मेरा काफी कुछ आप पोल खोल चुके हैं तो मैं बताना चाहूंगा कि मैं कॉलेज में लीडरशिप करता था और इसलिए ज़्यादातर मेरा दिमाग जो है वो इन्हीं सब बातों में रहता था। ऊपर वाले के कृपा थी कि मैं थोड़ा पढ़ने लिखने में भी ठीक था, तो कॉलेज का प्रोफेसर बन गया। प्रोफेसर बन के फिर मैं डिप्टी कलेक्टर बन गया और उस समय मैं मध्य प्रदेश में धार जिले में और बड़वानी में काम करता था, जहां पर सरदार सरोवर बांध का निर्माण उस समय बहुत तेजी से चल रहा था, आपको ध्यान होगा। उसमें मैंने 80 गांव को पुनर्विस्थापित करके एक बेहतरीन उनको बसाहट देने में एक बहुत बड़ा योगदान दिया और इसीलिए राज्य बन जाने के बाद भी कम से कम 3 साल तक की वहां की गवर्नमेंट मेरे को छोड़ नहीं रही थी। दूसरा था, वहां पर मेरा नर्मदा बचाओ आंदोलन और आदिवासी मुक्ति संगठन वालों के साथ भयंकर पंगा चल रहा था। आपको याद दिला, जब 2000 में हमने बाबा आमटे के कुटिया को सील कर दिया था, मैं उस समय वहां पर एसडीएम हुआ करता था, भयंकर बुराई हुई। उसी कारण से लोगों का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो मेरे साथ था और मैं इस्तीफा देकर के चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा था, तो मेरा इस्तीफा मंजूर नहीं हुआ, फिर से नौकरी ज्वाइन किया, फिर यहाँ आ गया। तो सभी लोग बहुत सामान्य परिवारों से निकल करके आए हैं। मेरे साथ भी वही बात है, बहुत सामान्य परिवार में। मेरा एक अलग टाइप व्यक्तिगत रहा है कि मुझे निगेटिविटी एनर्जी बहुत बढ़ाने में मदद करती है। जैसे आपने कह दिया कि आप कर नहीं सकते, तो मान के चलिए कि उसका करके दिखा देते हूं। ये तो ये निगेटिव एनर्जी का एक जीता जागता मैं प्रमाण बताना चाहूंगा। मैं कलेक्ट्री कर रहा था, ये कोंडागांव जिले में 1 साल से ज्यादा कोई कलेक्टर यहां पर टिकते नहीं थे। मैं 3 साल तक के कलेक्ट्री किया और मैं उसमें और भी थोड़ा समय करना चाहता था, क्योंकि मैं ऐसे इलाके में घुस गया था जहां पर नक्सलाइटों के आंख में आंख डाल करके काम कर रहा था। मैं पब्लिक का समर्थन मेरे साथ था, इसलिए मैं घबराता नहीं था और रोड पुलिया दिन रात काम करने का एक जुनून को लेकर के काम कर रहा था। लेकिन कांग्रेस पार्टी के विधायक संतराम नेताम, जो 2 बार के विधायक थे, वो मेरे को लगातार जो है डोमिनेट करने की कोशिश करते थे। हम 150 किलोमीटर का एक सड़क का एक चेन बनाए, हमने 43,000 लोगों के लिए मक्का प्रोसेसिंग प्लांट चालू करवाया। हमने जो है ऐसे लगभग 100 से ज्यादा गांव जो साल भर कनेक्टेड नहीं रहते थे, उनका कनेक्टिविटी बढ़ाया। लेकिन वो सारे काम में वो लंगी मारने का काम करता था। संतराम नेताम जो है, जो पूर्व में स्पीकर रहे, 10 बार के विधायक रहे, और
उन्होंने जाकर के ये षड्यंत्र कर दिया कि अब इसको हटा दो, नहीं तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। और मेरा यहां से ट्रांसफर हो गया, और ट्रांसफर जिस दिन हुआ उसी दिन बोला कि अगला चुनाव तुम्हारे सामने लड़ूंगा मैं। और फिर मैंने कोशिश भी किया, पार्टी ने मुझे सजेस्ट भी किया कि बहुत कठिन विधानसभा है, इसके बदले दूसरा जगह भी ले सकते हो, लेकिन मैंने बोला कि भाई चुनाव अगर मैं लड़ूंगा तो केस काल से ही लड़ूंगा और इनके सामने लड़ूंगा। तो ऐसी कुछ बातें हैं। रहा सवाल बस्तर के विकास के बारे में, बहुत ज़्यादा संभावना है। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद इसलिए भी देना चाहता हूं कि यही सब तरीके हैं जहां से हम आम जनता को सीधा यहाँ बैठे हुए लोग जिनको आपने चुन करके भेजा है, वो आपके बारे में क्या दृष्टिकोण रखते हैं, उनका सोच क्या है, वो कहाँ तक के छत्तीसगढ़ और बस्तर को पहुंचाना चाहते हैं, वो इन्हीं सब कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों तक पहुंचता है। और मैं इसके लिए आपका अभिनंदन और स्वागत भी करता हूं। हमेशा आपको टीवी हम देखते रहते हैं, बहुत हर इथिक्स में आप बड़े काबिल हैं, मैं उसके लिए भी आपको बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। और अगर कोई बात कही जाती है, पूछी जाती है, बिल्कुल मैं आता हूं उसकी तरफ। और देखिए कि कितना जबरदस्त डायस्पोरा जो हमारे साथ है, कि देवांगन साहब की बात करूं तो चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे। जब चुनाव लड़ने का ऑफर हुआ पार्षद के लिए तो उन्होंने कहा पैसा ऐसा नहीं है भैया, बोला कोई दिलचस्पी नहीं सर, छत्तीसगढ़ी थोड़ी बहुत टूटी फूटी बोलने की कोशिश करता हूं, तो मना कर दिया। लेकिन लोगों ने कहा नहीं आपको कुछ करना ही नहीं है। के साथ भी लता जी की तरह जुड़ा था, पिताजी की छवि का एक बहुत बड़ा दायरा था इनके साथ। देवांगन साहब, आपसे मैं जानना चाहूंगा, आपके पास जो विभाग है उद्योग और श्रम दोनों बहुत महत्वपूर्ण हैं और रोजगार से सीधे जुड़ते हैं। कैसे रोजगार और खासतौर से कोडा गांव के ये जो युवा बच्चे मेरे पास हैं, सामने हैं, इनके लिए कैसे आप एक सुनहरा भविष्य का वायदा जिसको आप जमीन पे उतारेंगे, आप लेकर आएंगे? देखिए, मुझे भारतीय जनता पार्टी की सरकार में माननीय विष्णुदेव साय जी ने और हमारे संगठन के वरिष्ठ नेताओं ने उद्योग श्रम विभाग का दायित्व सौंपा है। अब जब से अभी लगभग मंत्री बने 7-7.5 महीना हुए हैं, जिसमें 3 महीना करीब हमारा लोकसभा चुनाव आचार संहिता में व्यतीत हुआ और मुश्किल से 4 महीना करीब काम करने का अवसर मिला है। तो श्रम विभाग में हम लोगों का लगभग 72 योजनाएं चलती हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2018 में पहले उनको सामग्री दिया जाता था, उसमें बहुत सारा खेल तमाशा होता था, उसको उन्होंने बंद किया और जो भी उनको अनुदान का राशि मिलता है वो सीधा उनके बैंक खाता में ट्रांसफर हो। कांग्रेस सरकार में उस योजनाओं को बहुत ही धीमी गति कर दी गई थी और अभी मेरे मंत्री बनने के बाद में चाहे हम लोग बहनों को साइकिल देने की योजना हो, चाहे हमारे श्रमिकों को औजार देने की बात हो, कि हमारे बच्चों को स्कॉलरशिप देने की बात हो, कि मकान बनाने की 1 लाख रुपए जो देते हैं वो, चाहे किसी दुर्घटना में मृत्यु होता है उसका अनुदान राशि देने की हो, इस तरह से लगभग अभी 7 महीने के अंदर में 50 करोड़ से ऊपर राशि हम लोगों ने उनके खाता पर ट्रांसफर किए हैं। और हम लोग लगातार प्रयास अपने श्रम विभाग के अधिकारियों से कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति जो योजना चल रहा है उससे वंचित न रहे। और अभी हम लोगों ने कुछ ही दिन पहले समीक्षा किया तो बहुत सारे हमारे जो पंजीकृत श्रमिक हैं नवीनीकरण नहीं कराए थे, लगभग 8 लाख से ऊपर प्रदेश में। तो हम लोगों ने उनका नवीनीकरण कैसे हो फिर से पुनः, इसके लिए 1 महीना को उनको छोड़ दिया ताकि सब लोग फिर से नवीनीकरण करा लें। एक बार नवीनीकरण कराने के बाद भूल जाते हैं, योजना को उनको लाभ नहीं मिल पाता है। इसके लिए हम लोगों ने अभी चल भी रहे 31 अगस्त तक उनको हम लोगों ने 1 महीना का समय दिया है कि अगर आप 2 साल 3 साल 5 साल से नवीनीकरण नहीं कराएं तो आप लोग नवीनीकरण करा सकते हैं। और उसके लिए जो हमारा कॉल सेंटर होता है, श्रमिकों को जो जानकारी देते हैं योजनाओं को,
उनको भी मैं अधिकारियों से कहा कि कॉल सेंटर से हर जो नवीनीकरण है उनके पास फोन जाए और उनको बताए कि इनका नवीनीकरण आप कराएं करके। तो इस तरह से काम कर रहे हैं। और श्रम विभाग के माध्यम से हम लोगों ने, हमारे डॉक्टर रमन सिंह जी मुख्यमंत्री से, तो उन्होंने 5 रुपया में भरपूर खाना शहीद वीर नारायण जी के नाम से भोजन का व्यवस्था चलता था। कांग्रेस सरकार में उसको बंद कर दी थी। योजनाएं चल रही थी, बाकी कहीं पर किसी भोजन श्रमिकों का नहीं मिल रहा था। उसको हम लोगों ने अभी प्रारंभ कराए हैं। और जिस कंपनी को ठेका मिला है कांग्रेस के समय से, अभी हमारे आने के बाद कुछ जिला में प्रारंभ हुआ है, बाकी वो कंपनी ठीक ठाक मुझे नहीं लग रहा है। अब आने वाला समय पर हम लोग नया ठेका करेंगे कोई अच्छा कंपनी से, ताकि सभी जिलों पर जहाँ जहाँ पर हमारा उद्योग चलते हैं, जहाँ श्रमिक आते हैं, उनको 5 रुपया में भरपेट भोजन मिले। इसके लिए हमारा योजना है। और विष्णुदेव जी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, उनका भी निर्देश है कि ये योजना अच्छी तरह से संचालित छत्तीसगढ़ प्रदेश में हो, ताकि हमारे श्रमिकों को दोपहर का भोजन उनको भरपेट मिले। क्योंकि श्रमिक दिन भर काम करते हैं, उनको घर जाने के समय नहीं मिलता भोजन के लिए। तो वहीं पर उनके जहाँ पर उद्योग चलते हैं, जो उनके बाहर में उनको भोजन मिल जाए, इसके लिए भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं। और उसी तरह से हमारे जो श्रमिक बच्चे हैं, उनको हम लोगों ने निःशुल्क कोचिंग प्रारंभ कर रहे हैं। प्रारंभ भी हो गया, अभी 10 जिला में थोड़ा थोड़ा चालू भी हुआ है। और जिसमें हमारे वो बच्चे, श्रमिक के बच्चे IAS बनने का कोचिंग कर सकते हैं, IPS बनने के कोचिंग कर सकते हैं, रेलवे में बड़े अधिकारी के, अन्य विभाग में जो भी बड़े। ये आपको एक बार फिर से ले चलते हैं कोंडागांव, जहां पर बंसल न्यूज का बेहद ही खास कार्यक्रम बदल गया कोंडागांव शुरू हो चुका है। लहरा के लौटी हैं जीत का। और ये समय बेहिचक इन बिटियाओं का है, आपका है, क्योंकि ये आधी आबादी के ताकत से उभरने का समय है। कुछ दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं भी बीच में आती हैं, जैसे कोलकाता में एक युवा डॉक्टर के साथ जो कुछ हुआ। और दुर्भाग्य ये भी है कि बहुत सारी चीजें ऐसी सामने आ रही हैं कि उस चीज को षड्यंत्र पूर्वक दबाया गया है। मैं उड़ीसा के थोड़े अनुभव आपके जानना चाहूंगा, लेकिन उसके पहले मुझे ये बताइए, कोंडागांव को आगे ले जाने की राह, क्योंकि बहुत तेजी से यहाँ परिवर्तन है और आपका अपना कोंडागांव है, कैसे आप देखती हैं कि कैसे, क्या आपके मन में क्या सपना है? जी, फिर उड़ीसा की बात मैं थोड़ी सुनना चाहूंगा। कि कोंडागांव की बात अगर हम करते हैं तो कोंडागांव का डेवलपमेंट कैसे हो, कोंडागांव हमारे जो छोटे भाई बहन हैं, पढ़ रहे हैं, कुछ जिनको रोजगार कैसे उपलब्ध कराया जाए, यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे बेहतर बनाया जाए, सारी सर्व सुविधा युक्त व्यवस्थाएं यहाँ पे कैसी हो। 2003 में जब मैं विधायक बनी थी, और आज भी मुझे ऐसा लगता है कि कई गांवों पे हमें जाने के लिए 2003 के और की बात अगर मैं करूं तो सड़क तो था ही नहीं। हमको कोंडागांव से 10 किलोमीटर, कोंडागांव शहर की भी बात करूं मैं, और कोंडागांव से अगर हम आसपास के गांवों की भी बात करें तो कई गांव ऐसे रहते थे जहां पे साइकिल चलना भी मुश्किल होता था। ऐसी परिस्थितियां रही हैं। उस समय परिसीमन नहीं हुआ था और ओरछा अबूझमाड़ का एरिया कोंडागांव विधानसभा में आता था। जब मुझे 2-3 महीने में उस इलाके में एक बार दौरे पे जाती थी, तो जो आवेदन मिलते थे तो मुझे पीड़ा होती थी, दर्द अंदर से तकलीफ होता था कि हम वहाँ काम नहीं करा पा रहे, क्योंकि कुछ परिस्थितियाँ ऐसी थी, उस तरफ काम कराना बहुत मुश्किल था। और आके फिर बाद में ये लगने लगता था कि जब हम काम करा ही नहीं पा रहे हैं और जा रहे हैं अपने लोगों से मिलकर आ रहे हैं, तो बहुत तकलीफ भी होता था। और मैंने लगातार उस तकलीफ को समझा, यहाँ कोंडागांव की बात को, और प्रयास करके सरकार में प्रयास करे बहुत सारी सड़कों का जाल, एनीकट, स्टाफ डैम, ताकि हमारे किसानों को पानी कैसे मिले, उनके खेतों पे बिजली कैसे पहुँचे, वो कैसे उनको इसके माध्यम से, क्योंकि बिना आप सड़कों के विकास की कल्पना भी नहीं कर सकते, स्वास्थ्य की सुविधाएं हों, तो इसके लिए लगातार प्रयास करते रहे। और डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार में हम लोगों ने बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के काम हैं, व्यक्तिगत डेवलपमेंट के काम है,
हर क्षेत्र में अगर आप देखेंगे तो कोंडागांव को हमने डेवलप किया। टेकाम जी अभी आए, जब यहाँ पे पहुंचे तो इस ऑडिटोरियम की बात कह रहे थे। आप यहाँ पे शहर में भी जितने इंफ्रास्ट्रक्चर देखेंगे, ये ऑडिटोरियम हो, चाहे आपका यहाँ पे स्विमिंग पूल हो, पार्क हो, बाईपास सड़क जो अभी बन रही है, ये 2011-12 का सैंक्शन था, जिसको बीच में हम नहीं रहे, उसके कारण से जो खामियाजा हमारे इस कोंडागांव को भी थोड़ा सा झेलना पड़ा, उसकी भी तकलीफ मुझे होती है। तो एक जो तेजी के साथ जो कोंडागांव दौड़ रहा था, बीच में थोड़ा सा ब्रेक लग गया था। और उसके बाद आप देखेंगे मक्का प्लांट की भी बात, मैंने उस समय हमारे मुख्यमंत्री थे डॉक्टर रमन सिंह जी, मक्का की खेती बहुत होती थी, तो मैंने उनसे जाके कहा था, तो मुझे बोले कि लता तुम वहाँ चलाओगे कैसे, उसको पीपीपी मॉडल पे लेके आओ। तो मुझे बहुत दिन तक मैं सर्च करती रही कि पीपीपी मॉडल पे कैसे होगा। तो बाद में हालांकि वो प्रोजेक्ट आया और टीकाम जी कलेक्टर रहे और फिर सारी चीज़ें यहाँ तक स्थितियाँ पहुँची हैं। तो हमारे अंदर एक ये था कि कैसे अगर अवसर मुझे मिला है तो हर दिशा पे कैसे सर्वांगीण विकास की तरफ जाएं। एक किस्सा आपको बताना चाहूँगी। एक दिन मैं डॉक्टर रमन सिंह जी के पास मिलने के लिए गई हुई थी, तो उन्होंने मुझसे कहा कि मैं तुम्हारे लिए कुछ बहुत अच्छा कर रहा हूँ। तो मुझे समझ में नहीं आया, बोले कि तुम बताओ कि क्या हो सकता है करके। तो मेरे जबान से एकदम से निकला, मैंने कहा कि आप कुछ अच्छा कर रहे हैं तो कोंडागांव को जिला बना दीजिए। तो वो हंसने लगे, जब हंसने लगे और कुछ कहा नहीं, अच्छा अच्छा ठीक है करके। तो फिर मैं वापस आई, फिर उन्होंने अपने स्पीच पे घोषणा पे कहा कि कोंडागांव जिला जब घोषणा हुआ तो कोंडागांव का घोषणा हुआ। फिर उसी में ही मैंने उनसे कहा कि सर आपने जब उद्घाटन यहाँ पे जिले का हुआ तो जब आए रमन सिंह जी, तो मैं उनसे कहा सर आपने जिला तो बना दिया, अब एक काम और करें, हमारे जो शिल्पी हैं यहाँ पे उनके कारण हमारे कोंडागांव की पहचान है। पूरे विश्व में अगर कोंडागांव का जाना जाता है तो शिल्पियों की वजह से जाना जाता है। सांस्कृतिक धरा है, काफ़ी टैलेंट है हमारे यहाँ हर क्षेत्र में हम देखते हैं। तो मैंने कहा कि एक क्राफ्ट सिटी के नाम से आप एक हेड बना दीजिए, एक बजट इसके लिए रखवा दीजिए। तो उन्होंने सहजता से स्वीकार करके तुरंत उन्होंने अपनी स्पीच पे घोषणा करके क्राफ्ट सिटी के नाम से, पर बाद में हम जो स्वरूप हमें देना चाहिए था, जैसे टूरिज्म को डेवलप करके कैसे उसको रोजगार के साथ जोड़ें, सारी चीज़ें, तो बहुत सारी चीज़ें कल्पना में थी, लेकिन वो हम नहीं कर पाए थे। और इंफ्रास्ट्रक्चर भी मुझे लगता है कि अगर कंटिन्यू हम बने रहते तो शायद इससे डबल इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे इस कोंडागांव जिले में हम लोगों को मिलता और हम कर पाते। तो ऐसे धीरे धीरे मैंने हर क्षेत्र पे, चाहे शिक्षा हो और रोजगार कैसे यहाँ पे बढ़ाया जाए, हमारी बहनों को कैसे उनको सशक्त किया जाए। जैसे आपको मैं बताऊं, मैं सिर्फ कोंडागांव की बात करूं, साथ में जैसे रेडी टू ईट का काम पहले जो था व्यवस्थाएं थी उसको कैसे चेंज करना और कैसे महिलाओं को वो काम दिलाना है ताकि सशक्तता के साथ पूरे प्रदेश की महिलाएं आगे बढ़ें। तो उस व्यवस्था को भी हमने त्वरित चेंज किया। तकलीफें आई, लेकिन हमने कहा कि नहीं, ये तो महिलाओं के हाथों में ही जाना है। चंद दो हाथों में खेलने के बजाय ये पूरी हमारी 25-30 हजार महिलाओं के हाथों में चले। तो इस तरीके से हमने पूरा सिस्टम को चेंज करके, कुपोषण का विषय आया था, फिर कोंडागांव में काफ़ी अच्छा हम लोगों ने उस पर काम किया। जब मैं मंत्री थी उस समय एक बार मैं दोरनापाल के दौरे पे गई हुई थी, वहाँ पे कैंप में मैंने जब देखा कि बच्चे और महिलाओं की जो स्थितियाँ देखी, तो वहाँ से लौटने के बाद भी मुझे 2-3 दिन तो ऐसा लगा जैसे विचलित हुई कि हम माला पहनकर घूम रहे और हमारे लोग किस परिस्थिति में हैं। तो उसके बाद जो योजनाएं वहाँ पे बैठकर हम लोगों ने तैयार किया, बहुत सारी चीज़ें हैं वैसे, लेकिन विशेष करके फोकस अगर मैं कोंडागांव की बात करूँ तो कोंडागांव में इंफ्रास्ट्रक्चर और व्यक्तिगत डेवलपमेंट कैसे हो, इसके लिए लगातार सरकार में रहे अवसर मिला, उसके लिए हम लोगों ने प्रयास किया और एक वातावरण तैयार करने का काम हम लोगों ने किया है। और अभी हम देखेंगे कि वो सिलसिला वापस फिर से शुरू हुआ है और साई जी के नेतृत्व में और बेहतर हम इस क्षेत्र में काम कर पाएंगे ताकि हमारे सब लोगों को वो सारा अवसर प्रदान कर पाए। आपकी बात ने बहुत मन को छुआ कि हम माला पहन के घूम रहे हैं और जो होना चाहिए वो मन में कहीं कचोट रही है बात कि वैसा हो नहीं रहा। ये वो सच्चाई है
जो किसी भी जनप्रतिनिधि को या किसी भी ब्यूरोक्रेट को या किसी भी पत्रकार को या किसी भी चिकित्सक को या किसी भी न्यायाधीश को बहुत ऊंचाई की तरफ ले जाती है, जिसको कहा जाता है अपनी अंतरात्मा को जागृत रखना। अंतरात्मा कभी मरती नहीं है, वो ईश्वर है, वो आपके हमारे भीतर है। आप याद कीजिए ना, आईने के सामने जब खड़े होते हैं, जो भी आपका नाम है, एक अंदर से आवाज आती है ना, ये गलत किया, अच्छा नहीं है, पापा से झूठ बोला, मम्मी को ये नहीं बताया। ये होता है ना, मेरे साथ तो बहुत होता था और बड़ा फ्रस्ट्रेशन होता था कि पापा से कैसे बात करूंगा। मैंने झूठ बोला, फिल्म देखने के लिए पैसे लिए और कहा उनसे कि एक नई किताब लेके आनी है, लेकिन अंतरात्मा नहीं कहती। शरद गांधी जी की आत्मकथा देखो, उन्होंने अपने पापा से सच्चाई स्वीकारी थी और फिर पापा का झापड़ याद आता था तो फिर कहता था काहे की अंतरात्मा, बैठो अंदर, आराम करो, चुपचाप, मरवा दोगी तुम तो ये चीजें आती हैं, लेकिन सच्चाई हमेशा साथ रहनी चाहिए। और ये राजनेता जो है हमारे साथ, ये सच के प्रतिनिधि हैं। कश्यप जी, बस्तर का युवा, आप खुद युवा हैं अभी, लता जी भी युवा हैं, देवांगन साहब तो चिर युवा हैं, और क्या बात करूं टेकाम साहब की, तो मुझे तो लगता है सर आप लिखते भी हैं और कवि भी हैं आप। ये रहस्य भी मैं आज कुछ होगा तो आपसे सुनेंगे हम लोग जी। बस्तर का युवा, ये जो बच्चियां मेरे सामने हैं, युवा महिलाएं हैं, बस्तर के युवा की महत्वाकांक्षा क्या है? अभी मैंने बस्तर बैंड का गाना सुना, कितने लोगों ने सुना? आमचो बस्तर, बैला डीला, बैला डीला, उसमें जो फ्यूजन है उसने मुझे मस्त कर दिया। तो मैं भी चाहता हूं कि चाहे यहाँ का क्राफ्ट, यहाँ का कारीगर हो, वो लंदन के नामचीन कलाकार के साथ अपना मार्केट शेयर करे। वो अपनी अंग्रेजी में बोला कि आई वुड लाइक टू वर्क विद हिम एंड ही इज अ नाइस क्राफ्ट्समैन, और वो कहे कि हाँ इनके साथ बहुत अच्छा लगा, ये हेनरी साहब बहुत अच्छा आदमी है, हमको बहुत मजा आया इनके साथ काम करके। सर देखिए, बस्तर के युवा अभी, क्योंकि बस्तर के युवाओं को जैसा अलग अलग क्षेत्र में मौका मिलना चाहिए था या आगे बढ़ने के लिए अवसर मिलना चाहिए था, वो नहीं मिल रहा था। लेकिन धीरे धीरे कहीं ना कहीं हमारे लोगों को मौका मिल रहा है और हमारे यहाँ के युवा अलग अलग क्षेत्र में अपना लक्ष्य लेके आगे बढ़ रहे हैं। और युवाओं को, हम सबको, क्योंकि किसी भी व्यक्ति किसी रास्ते में चलता है तो उसके लिए एक लक्ष्य निर्धारित करना पड़ेगा, और युवा अवस्था ही वो समय होता है आदमी व्यक्ति अपना लक्ष्य निर्धारित करता है। और क्योंकि उसके लिए जरूरी है हमारी की शिक्षा, और शिक्षा जिस प्रकार से हमको शिक्षा प्राप्त होना चाहिए था अभी तक हमको नहीं हुआ। हम निश्चित जरूर हम कोंडागांव जगदलपुर को देख रहे हैं, लेकिन कभी कभी मैं सोचता हूं आज बीजापुर के अंदरूनी गांव, सुकमा कोंटा के अंदरूनी गांव, हमारे अबूझमाड़ का क्षेत्र, आज भी हमारे यहाँ स्कूल नहीं है, रोड नहीं है, पानी नहीं है, बिजली नहीं है। तो वहां के लोगों का स्थिति आज भी बदतर है। लेकिन कुछ हद तक हम कुछ क्षेत्र के लोग आगे बढ़ रहे हैं, हमारे युवा आगे बढ़ रहे हैं, हमारे बस्तर का नाम आगे ऊंचा कर रहे हैं, हमारे यहाँ के लोग अभी आगे बढ़ रहे हैं। अभी मैं कल ही एक हमारे जगदलपुर में पुरातत्व संग्रहालय के द्वारा एक कार्यक्रम था, हमारे युवा स्टूडेंट वहां 5 दिवसीय कार्यशाला में थे। मैं उनको बातों बातों में एक याद आया, ध्यान में आया, जब चुनाव चल रहा था, चुनाव चलते समय एक घटना हुआ, उस घटना को मेरे को स्मरण हुआ। और वो घटना ऐसा था कि चित्रकूट महोत्सव चल रहा था, चित्रकूट महोत्सव चलते समय एक एक्सीडेंट हो गया जिसमें 3 लोग का मृत्यु हो गया, और उसमें 2-3 छोटी बालिकाएं थे। तो चुनाव के बीच में प्रचार करते समय पता चला था, हम हॉस्पिटल गए डिमरापाल, तो वहां देखा, वहां पूछा डॉक्टर साहब को कि कितने लोग, क्या हुआ? 3 लोग मारे का मृत्यु हो गया, एक बच्ची बहुत सीरियस कंडीशन में है, दूसरा भी बहुत सीरियस कंडीशन में, इसको रायपुर रिफर करना है। तो रायपुर रिफर करना है, तो मैं पूछा अभी तक क्यों नहीं किए? तो डॉक्टर साहब का जवाब था कि इनके परिवार परिजन के लोग ले जाना नहीं चाहते। तो मेरे को भी बड़ा आश्चर्य लगा। तो मैं बाजू में एक महिला बैठी थी, उनको पूछा, माता जी आप क्यों ले जाना नहीं चाहते रायपुर?
वो जब जवाब दी, नहीं बाबू, इनका पिताजी, ये जो बच्ची है इसका पिताजी अभी 2-3 साल से पहले स्वर्गवासी हो गए। इनका माताजी ऑलरेडी बास्तानार के हॉस्पिटल में 1 महीना से एडमिट है, बड़ा खराब कंडीशन है। इससे बड़ी वाली वो इसी घटना में मर चुकी है, इसके पास ले जाने वाले कोई नहीं है। तो उसके बाद मेरे को बड़ा आश्चर्य लगा, मेरे को भी दुख लगा। हमारे साथ वाले कुछ आर्थिक सहयोग किया, हम बोले कि आप रायपुर ले जाइए, आप जाइए, हम व्यवस्था करेंगे, एम्बुलेंस का व्यवस्था करेंगे और जाएंगे। तो वही चीज को मैं उनका उदाहरण बताया कि अगर उस जगह में हमारे यहाँ के लोग पढ़े लिख के कोई डॉक्टर बना होता, कोई इंजीनियर बना होता, कोई और बड़े पद में रहता, ऐसे लोगों को उन बचाया जा सकता था। मेरे को ध्यान याद आया सुकमा का, मेरे ख्याल से हमारे बस्तर संभाग में पहला न्यूरो सर्जन डॉक्टर सुकमा से एक हमारा डॉक्टर है, और वही डॉक्टर अगर हमारे यहाँ होता, उस बच्ची को रायपुर ले जाने से पहले यहाँ ट्रीटमेंट होता और ऐसे लोग को बचाया जा सकता था। लेकिन वो डॉक्टर आज पहली बार हमारे वहाँ सुकमा का एक डॉक्टर है न्यूरो सर्जन। इसी प्रकार हमारे युवाओं का प्रतिभा आगे बढ़ रहा है, और हमारे युवा डॉक्टर भी बनने जा रहे हैं, कुछ लोग आईएएस भी बनने जा रहे हैं, कई लोग आईपीएस भी बन रहे हैं। तो युवाओं को इस प्रकार से हमारे बस्तर को ध्यान में रखते हुए बस्तर को आगे बढ़ाने के लिए, जैसे हमारे नारायणपुर का रामकृष्ण मिशन को हम देखते हैं, वहाँ का मलकम के जो हमारे बच्चे हैं पूरा विश्व स्तर में उनका प्रदर्शन देखने को मिलता है। इस प्रकार से अगर हमारे यहाँ के युवाओं को ऐसा अगर उनको प्रतिभा को आगे बढ़ाने के लिए साधन सुविधा उपलब्ध हो, निश्चित ही यहाँ के युवा भी बहुत कुछ कर सकते हैं और कर रहे हैं और करने वाले हैं। हमारे अभी भी हम लोग बहुत सारे चीजों से वंचित है, जिसके कारण हमारे युवाओं को आगे बढ़ने में कहीं ना कहीं बाधक है और परेशानी आ रहा है। लेकिन जिस प्रकार से हमारा सरकार का योजना है, जैसे हम लोग नक्सल प्रभावित क्षेत्र की बात करते हैं, मैं बताया कि आज स्कूल नहीं है, रोड नहीं है, सड़क नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, वहाँ के युवा आज क्या वो लोग गलत रास्ता पकड़ चुके हैं। तो हमारे सरकार ने योजना बनाया कि हर 5 किलोमीटर में हम कैंप खोलेंगे और वहाँ नियत नीलानार योजना अपना अच्छा गांव के माध्यम से केंद्र सरकार के सभी योजनाओं के साथ उनको जोड़ेंगे और उनको मुख्य धारा में जोड़ के अपने विकास, उनको अच्छे रास्ते में लाएंगे। और वहाँ के युवा आज आ रहे हैं, आने वाले हैं, आएंगे। तो कहीं ना कहीं हमारा जो बस्तर, हमारा जो देश है युवाओं का देश है, और हमारा बस्तर। और एक चीज मैं कभी कभी और सोचता हूँ, एक गांधी जी को वाक्य सोचता हूँ। गांधी जी ने कहा था, भारत का आत्मा गांव में बसता है। अगर गांव में आत्मा बसता है तो इसका मतलब शरीर, देश, ये देश है, शरीर है। मैं जैसे बात कर रहा हूं, मैं शरीर के से रूप में देख रहे हो आप लोग महेश के रूप में, लेकिन मेरे अंदर की जीवात्मा है। अगर मेरे शरीर से जीवात्मा निकाल दिया जाए, शरीर तो कोई काम का नहीं है। ठीक उसी प्रकार अगर हमारा देश का आत्मा गांव है तो उस गांव को कैसे आगे बढ़ाना पड़ेगा, गांव को, युवाओं को, उस बस्तर के युवाओं को, उस देश के युवाओं को आगे लाने के लिए हमको क्या क्या करना पड़ेगा। और हमारे केंद्र सरकार ने अभी जो स्किल डेवलपमेंट के लिए, कौशल विकास के लिए, क्योंकि सब इतना 1 अरब 40 करोड़ का आबादी का देश है, सबको हम नौकरी नहीं दे सकते, इसलिए उनको स्किल डेवलप करवाएंगे और कौशल विकास योजना के माध्यम से हमारे युवाओं को अलग अलग सेक्टर में प्रशिक्षित करेंगे ताकि हमारे देश में उनका ये रहे। ये हमारा चल रहा है और निश्चित ही आने वाला समय में हमारा बस्तर के युवा भी, यहाँ की युवतियां भी हम अपने अपने क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे और बस्तर का नाम, बस्तर का विकास में उनका भी योगदान होगा। बहुत शुभकामनाएं आपको। और टेकाम साहब, आपकी तरफ आ रहा हूं मैं, फिर एक राउंड हम और करेंगे उत्तर का और फिर हम विराम की तरफ बढ़ेंगे। तो पहला तो ये रहस्योद्घाटन की लिखते भी हैं आप और कविताएं भी लिखते हैं शायद जी। और अब केशकाल और कोडागांव दोनों जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधित्व की डोर से भी बंधे हैं और तेजी से विकास, कोडागांव से लेके केशकाल तक विकास ही विकास। जय हो विकास, अद्भुत विकास, जबरदस्त विकास। केशकाल और कोंडागांव ही नहीं बल्कि कुछ हिस्सा जो है नारायणपुर विधानसभा का भी आता है, जहां से केदार कश्यप जी आते हैं, जो मंत्री हैं यहाँ पे। और निश्चित तौर पर ये पिछले 5 साल जो कांग्रेस के जमाने में खराबी हुई, जो अभी भी हम लोग उसी को भोग रहे हैं, सड़कों की हालत, जल जीवन मिशन की जो बर्बादी हुई, हर मामले में
जो एक गैप महिलाओं से, उनके हाथों से काम छीन लेना, और नक्सलाइट की जैसे हम लोग बात कर रहे हैं, नक्सलाइट के नर्सरी को कैसे कंट्रोल किया जाए। आज मैं आपको बताना चाहूँगा, अकेले कोंडागांव जिले की बात बताना चाहूँगा। 1,10,000 बच्चे हमारे हायर सेकेंडरी में पढ़ते हैं, लेकिन कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या मुश्किल से 5,000-7,000 के आसपास है। तो ये जो गैप है, हमारे बच्चे छूट कहाँ रहे हैं, क्यों छूट रहे हैं और उसकी वजह क्या है, इन सारी चीज़ों को तलाशने की ज़रूरत है। और इसके अलावा हमारे पास आज भी हम देखेंगे कोंडागांव में तो बहुत सारे ऐसे नदी नाले हैं जहाँ पर साल भर पानी बहता रहता है। और सबसे मजे की बात है कि कोंडागांव जिले में जो किसान हैं, वो उनकी खेती करने की जो तकनीक है और जो इनोवेशन है, वो इतना गजब का है कि कल्पना नहीं कर सकते। अभी आपको बताना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री जी का जो ड्रीम प्रोजेक्ट है, पाम ऑयल प्रोजेक्ट, पाम ऑयल का, यहाँ पर सैकड़ों एकड़ में पाम ऑयल के पौधरोपण का काम चल रहा है। मक्का का जैसे हमने बता ही दिया है, यहाँ की इमली, यहाँ का कोसा और यहाँ के जो वनोपज है और यहाँ के मिलट्स, इन सारों चीज़ों में हमारे युवाओं का भविष्य टिका हुआ है। और जैसे कि हमारे अभी सांसद जी भी कह रहे थे कि आखिर हमको बस्तर में रहने वाले लोगों को स्वास्थ्य की पूरी सुविधा कब मिल पाएगी। अकेले कोंडागांव जिले में 75 किलोमीटर इस रास्ते का मैं बताता हूं एक्सीडेंट, एक साल में 1500 लोग कम से कम यहां पर रोड एक्सीडेंट से मर जाते, जिसके लिए हम रेलवे की बात कर रहे हैं। हमारे बस्तर से 6,000 करोड़ रुपए की माइनिंग की रॉयल्टी मिलती है सरकार को, 280 करोड़ रुपया का CSR का फंड है। उसके बावजूद भी हम सर्व सुविधा युक्त एक अस्पताल जो हमारे जगदलपुर में होना चाहिए, कांकेर में होना चाहिए और इस पूरे रास्ते भर में ट्रामा सेंटर्स होना चाहिए, वो हमारे पास अभी नहीं हुआ है, जो हमारा टारगेट में है। ये हम लोग करेंगे, करने वाले हैं। और रेलवे लाइन अगर बीत जाता है, आज एक बार हर आदमी लगातार रायपुर से जगदलपुर जा रहा है, एक बार जाकर आने में उसको कम से कम 1500 रुपया खर्चा करना पड़ता है। अगर हमारा रेलवे लाइन बन जाता है, हम मात्र 200 रुपया में यहाँ पर आ जाए। आज जगदलपुर में जो शर्ट आप पहने हुए हैं, जो 1500, 1700 और 2000 तक के बिक रहा है, अगर वो ट्रांसपोर्टेशन का हमारे पास सुविधा हो जाएगा तो हम जो थोक रेट है, जो मैन्युफैक्चरिंग रेट है, उसमें हम लोग यहाँ पर जो है परचेस कर सकते हैं, लोगों को सुविधा दे सकते हैं। तो ये जो की पॉइंट्स हैं, एजुकेशन है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है, हमारा जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है, हमारे जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस है उसका प्रोसेसिंग है, उसका गोडाउनिंग है और उसका मार्केटिंग है, इन सारे प्रोसेस को हम लोग आगे लेके चलना चाहते हैं। एक कवि के रूप में भी मुझे आपने परिभाषित किया, मैं दुष्यंत कुमार का एक कविता हमेशा याद करता हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि वो बस्तर को ध्यान में रख करके ही लिखा गया होगा कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, आज किसी हिमालय से गंगा निकलना चाहिए। और सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं है, सारी कोशिश है कि तस्वीर बदलनी चाहिए। और मेरे सीने में ना सही तो तेरे सीने में सही, हो कहीं वो आग जलनी चाहिए। ये बस्तर के लिए मेरा संदेश है, बस्तर के युवाओं के लिए। वो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। मेरे सीने में ना सही तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग। लेकिन एक बड़ा खूबसूरत शेर है दुष्यंत जी का स्वाभिमान पर कि ये सारा जिस्म झुककर बोझ से दोहरा हुआ होगा। मैं इतना वजन उठा रहा हूं बोरे से कि झुक गया हूं, ये सारा जिस्म झुककर बोझ से दोहरा हुआ होगा। मैं सजदे में नहीं था, आपको धोखा हुआ था। सलाम नहीं कर रहा हूं मैं सजदे में नहीं था, आपको धोखा हुआ होगा। सलाम नहीं कर रहा हूं साहब, मैं ये झुक गया हूं परिश्रम की वजह से। मैं फिर आऊंगा और ये हमारा फाइनल राउंड है, थोड़ा संक्षेप में हम इसको कंक्लूड करेंगे, मेहमानों की भी व्यस्तता है। कोंडागांव पहली बार आए प्रभारी मंत्री जी, श्रम मंत्री के तौर पर आप अपनी व्यस्तता
आपके बीच में अपने प्लान्स के साथ कुछ बातें हमें बताइए, और कोडा गांव के लिए क्या गिफ्ट लाए हैं? प्रभारी मंत्री आए हैं, क्या गिफ्ट लाए हैं? प्रभारी मंत्री बनने के बाद अभी कुछ ही दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने कोंडागांव जिला का प्रभार दिया है। इससे पहले हमारे वरिष्ठ नेता माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी यहाँ के प्रभारी मंत्री थे। अभी चूंकि वो सांसद बन गए हैं तो उनके स्थान पर मुझे यहाँ प्रभार दिया गया है और पहले बार आए हैं। मैं कांकेर, जगदलपुर, चरामा इधर तो आया था, बाकी कोंडागांव नहीं आ पाया था और पहले बार आना हुआ है और यहाँ का दृश्य देखकर काफ़ी मुझे अच्छा लगा। हरा भरा क्षेत्र है, खनिज संपदा से भरा पूरा क्षेत्र है और बहुत ही अच्छा एक वातावरण क्षेत्र। वैसे भी हमारे बस्तर हमारे छत्तीसगढ़ के एक तरह से गौरव है और इस गौरव क्षेत्र को और हम लोग कैसे आगे बढ़ा सकें, इसके लिए पूर्ण निष्ठा के साथ में हमारी विष्णुदेव सरकार काम करना प्रारंभ कर दी है। माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने भी काम प्रारंभ कर दी है और देश के माननीय प्रधानमंत्री जी भी कई बार बस्तर क्षेत्र का दौरा उन्होंने कर चुके हैं और उन्होंने बस्तर क्षेत्र को काफ़ी सराहाया है। तो निश्चित तौर पर प्रभारी मंत्री के रूप में हमारे सांसद महोदय हैं, हमारे पूर्व मंत्री महोदय हैं, हमारे पूर्व कलेक्टर अभी वर्तमान में हमारे विधायक हैं यहाँ के, हमारे और केदार कश्यप जी मंत्री हैं और भी हमारे जनप्रतिनिधिगण हैं और मिलकर हम लोग कैसे बेहतर हो सके इसके लिए निश्चित तौर पर काम करेंगे। और चूंकि मेरे पास उद्योग विभाग है, हम लोग भी चाहते हैं कि बस्तर क्षेत्र में अच्छा उद्योग कैसे आए। अब हमारा उद्योग नीति बन रहा है, उसके बाद हम लोग दूसरे प्रदेशों पर भी जाकर अपने उद्योग नीति को बताने का प्रयास करेंगे ताकि बस्तर क्षेत्र में भी अच्छा उद्योग लग सके। इसके लिए भी हमारा प्रयास जारी है ताकि हमारे बस्तर क्षेत्र के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा, हमारे पढ़े लिखे लोग हैं, नौजवान हैं, युवा साथी हैं, उनको रोजगार मिल सके। इस दिशा में हम लोगों ने काम करना प्रारंभ किए हैं। बाकी देखिए आने वाले समय पर हम सबको कितना सफलता मिलती है। बाकी हमारा प्रयास जारी रहेगा कि हमारा कोंडागांव, हमारा बस्तर क्षेत्र एक ऊंचाई तक पहुंचे, इसके लिए हम लोग काम करेंगे। आपने कहा कि जितने भी वर्तमान राजनेता यहाँ हैं, आप सभी का पूर्व भी बहुत शानदार है। कलेक्टर साहब रहे हैं, लता जी की बात करें संगठन में बहुत मजबूत तरीके से आगे बढ़ी हैं। कश्यप जी की बात करें तो संघ से जुड़े संघनिष्ठ आनुषांगिक संगठनों से गहरा संबंध और आपका खुद संगठन से बहुत गहरा संबंध। तो ये पूर्व भी शानदार, वर्तमान भी शानदार, तो भविष्य शानदार कोंडागांव का और बस्तर का होना ही है। जी लता जी आपकी तरफ आ रहा हूं।